तो बड़ा सवाल, भारत की जो नीति है, भारत की नीति अब हॉट परस्यूट की हो गई है, सर्जिकल स्ट्राइक की हो गई है, भारत का नजरिया बदला है, भारत की कोर डॉक्ट्राइन बदल गई है, भारत की एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो अब तक थी, अटल बिहारी वाजपेयी उसको ले गए थे न्यूक्लियर स्टेटस तक, लेकिन अब नरेंद्र मोदी उससे कई कदम आगे बढ़े हैं और वो उसको ले गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के स्टेटस तक। साउथ ईस्ट एशिया में अगर कहा जाए तो भारत ने अपने आप को एक बार और मजबूती के साथ स्थापित किया है म्यांमार के अंदर, ये पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करके। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत का जो बढ़ता कदम है पूरी दुनिया में, वो एक बार फिर से और मजबूत हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अभी तक इस तरह के ऑपरेशन करने का एक्सपर्ट माना जाता था, जिसमें किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना हो और दूसरे की धरती पर अपने दुश्मन का खात्मा करके पूरी की पूरी हमारी सेना वापस लौट आए। ऐसा ही म्यांमार में हमारे जांबाज जवानों ने किया है। वाकई में हमारे पड़ोसियों के लिए संदेश है, उन पड़ोसियों के लिए जो हमारे बगल में बैठकर भारत के खिलाफ, भारत में अशांति फैलाने की साजिश रखते हैं, और पाकिस्तान उनमें से सबसे बड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान की चिंता वाजिब है, इसीलिए वहां से धमकियां आ रही हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचा तो उसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, भारत कभी अशांति नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसा क्यों करता है? यही सवाल हम पाकिस्तान से भी पूछेंगे, आखिर ऐसे बयान पाकिस्तान से क्यों आ रहे हैं? और क्या आतंकवाद जिससे खुद पाकिस्तान लड़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई में क्या भारत अगर एक तरफा सपोर्ट पाकिस्तान को दे तो पाकिस्तान उस सपोर्ट को स्वीकार करेगा? इस बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा जी। हमारे साथ हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट RSN सिंह साहब, जो हमारे जाने माने पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं कर्नल VN थापर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मंशा साहब, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले मैं श्रीकांत जी के पास जाना चाहूंगा। श्रीकांत जी, आज के जो बयान है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को पसीना छूट रहा है, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जो हालात बन गए हैं उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को यह साबित कर दे कि वाकई उसकी धरती का इस्तेमाल जो आज तक होता आया है कि पाकिस्तान टेररिस्टों को पनाह देने के लिए करता है। और अमेरिका तो ये देख चुका है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में ही मारा गया। अपने फौज के जज्बे को सैल्यूट कर रही है, अपने आर्म फोर्सेस के जज्बे को सैल्यूट कर रही है, और जो हमारे 18 जवान शहीद हुए थे उनकी जो मौत का बदला हमारी आर्म फोर्सेस ने सीमा को पार करते हुए म्यांमार में जो आतंकवादियों का कैंप था, उग्रवादियों का कैंप था, वहां जाकर उनको मौत के घाट उतारकर अपने जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। और दूसरी तरफ पूरा देश, 125 करोड़ जनता अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के जज्बे को सैल्यूट कर रही है, जिनकी पॉलिटिकल विल, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये पूरा ऑपरेशन भली भांति बहुत सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। क्योंकि आप जब तक पॉलिटिकल विल इस देश में आप नहीं लेकर आएंगे तब तक इस तरह के ऑपरेशंस को आप सफलतापूर्वक पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक जो होता रहा था अब वो होने वाला नहीं है। और इस ऑपरेशन से हमने अपने पड़ोस के मुल्कों को और जो मां भारती की तरफ अगर टेढ़ी नजरों से देखने वाले जो तमाम उग्रवादी संगठन हैं उनको यह सख्त मैसेज दे दिया है कि अब अगर भारतीय फौजों की तरफ, भारत की तरफ अगर किसी ने गिद्ध दृष्टि रखी तो उसकी सजा मौत होगी, सिर्फ और सिर्फ मौत। ये सीधा सीधा संदेश आज भारत की सरकार ने उन तमाम लोगों को दिया है। मैं आपको और भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने ओथ लिया था तब हमने अपने पड़ोसियों को एक नया अध्याय शुरू करते हुए अपने ओथ स्वेरिंग में बुलाया था और कहा था कि हम आप लोगों के साथ मित्रता चाहते हैं, अपने पड़ोसियों की तरक्की चाहते हैं, लेकिन देश की सीमाओं पर और हमारी आर्म फोर्सेस पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब मौत होगा और सिर्फ मौत। और ये इस ऑपरेशन से हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, और ये तो दीपक जी सिर्फ शुरुआत है, बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन मेजर जनरल जनशा साहब, यहां पर सवाल ये है, मंशा साहब, यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर
भारत ऐसा ही ऑपरेशन पीओके में करना चाहे, क्योंकि वहां पर भी आतंकवादी कैंप है, ऐसा ही ऑपरेशन आपकी मदद के लिए पाकिस्तान के उन इलाकों में करना चाहे जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, वहां पर फॉरेन मिलिटेंट पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो आपको तो भारत की पहल को स्वीकार करना चाहिए। हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें मदद के लिए मदद देने को राजी हैं। जी हाँ, मुझे मौका दीजिए दीपक। सबसे पहले तो जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स हैं कि पाकिस्तान को पसीना आ रहा है, मैं इसके मतलब हंसूं या मैं आपकी सोच के ऊपर अफसोस करूं, दोनों में मुझे समझ नहीं आती कि आपकी ऐसी बचगाना सोच क्यों है। पाकिस्तान को किस बात पे पसीना आएगा? पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट है? पाकिस्तान क्या जो है वो म्यांमार है? पाकिस्तान श्रीलंका है? पाकिस्तान नेपाल है? पाकिस्तान भूटान है? या पाकिस्तान मालदीव सोच नहीं है, अब ये बचकाना सोच नहीं है, के नाखुन हो। और आगे मुझे बोलने दो दीपक, मुझे बात करने दो, आगे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, मुझे बोलने दो। आपके आतंकवादी नहीं है, सेना के जो बच्चे जिस सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, नाम गिना है, वो टेररिस्ट स्टेट नहीं है। कार्रवाई करते हो, बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं और आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, और आप हमारे यहाँ के पत्रकारों की सोच जो मौत के घाट उतारने वाले, आज आपको बदलनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों ने, जी हाँ, तो अरे सुनिए मेरी बात को, मुझे मौका दीजिए। मिलिट्री भाई मुझे मौका दीजिए मेरे भाई, क्या नहीं किया भाई, बात तो करने दो, मेरी बात तो सुनोगे तो मैं फिर आगे चलूंगा ना। जो हमारे जिन्होंने जवाब दूंगा, श्रीकांत भाई सुन लेते हैं, पहले मैं जवाब दूंगा उनको। भाई देखो, अगर तो मुकाबला है ये वोकल कार्ड्स का, तो फिर तो मैं आपको पहले से जीत किया जो है वो अंदिया देता हूं, लेकिन मुझे बात करने दो। जो आपने सवाल मुझे मेरा उस पे जी सुनिए दीपक, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, और जिस बहादुरी के साथ और जिस जदोजहद के साथ हमारी आर्म फोर्सेज ने, हमारी बहादुर आवाम ने और हमारी गवर्नमेंट ने इसका मुकाबला किया है, ये पूरे दुनिया पे इसकी मिसाल नहीं मिलती। चलिए मेजर जनरल साहब, आपने अपनी बात कही, मुझे बताइए टेररिज्म पैदा किसने मुझे किया? कुछ और भी कहने दीजिए, जो आपका सवाल था वो अभी बाकी है। नहीं, मुझे बताइए ना, टेररिज्म पैदा किसने किया? हम आपको क्यों इन्वाइट करेंगे? क्या देखो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है कि हम आपकी मदद के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेज सबसे ज्यादा एंटी टेररिस्ट हार्डन्ड फोर्सेज हैं। अगर इंडिया को कोई मदद चाहिए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की बात से मदद नहीं चाहिए। पाकिस्तान दफाई लिहाज से एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो है वो बहुत जो है वो तजर्बाकार हैं, तो इसलिए बहुत मेहरबानी आपकी इस ऑफर का। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो यकीनन हम इसके लिए हाजिर होंगे। हम आपको एड्रेस देते हैं कि पीओके में कहां टेररिस्ट कैंप है, हमको उनको तबाह करना है, आप हमको मदद करेंगे? बताइए जी। उससे पहले हम आपको एक एक पिन पॉइंट बताएंगे कि बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है तालिबान जो है उनके साथ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो चेन ऑफ काउंसलेट्स है अलॉन्ग दी अफगान बॉर्डर वो क्या कर रहे हैं। तो हम आपको सारे प्रूफ अगर आप चाहते हो तो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद भाई बैठो, बात करो, दोनों प्रूफ आप भी लाओ, हम भी लाते हैं। और ये एक बदकिस्मती है कि ये मोदी सरकार ने बहुत मायूस किया है। ये मालूम था हमें कि उनकी सोच जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन ये यकीनन इतना अंदाजा नहीं था कि वो जो बिल्कुल जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। मोदी सरकार पर श्रीकांत जी जवाब देंगे और बलूचिस्तान के बारे में जो कह रहे हैं उस पर सिंह साहब जवाब देंगे। सिंह साहब हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। देखिए, अगर सुन्नी शिया में लड़ाई हो रही हो, बलूचिस्तान में हजारा भाग रहे हो, 26,000 लोग बोट पे घूम रहे हो शियाज, जिनको कोई देश में मतलब वो एक शोर से दूसरे शोर पे वो पटके जा रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कि हमारा क्या कसूर है इसमें। और आप ये मैं आपको बता दूं, देखिए जो कुछ चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, जो कि ये पूरा जो मणिपुर में हुआ है उस बारे में शायद लोग नहीं जानते हैं, आपको अखबारों में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान में एक मिनट, ये आपको अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये एम्बुश जो हुआ इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ था, चाइना का भी हाथ था। ऑब्जेक्टिव क्या था?
आज तक कभी किसी आपको अखबार में ये नहीं आया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बांग्लादेश विजिट को सबोटाज करना। ये टारगेट पर केवल मोदी साहब ही नहीं थे, शेख हसीना भी थी। और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इनका जो वो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उनको इस बात का इल्म हो गया था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होने वाला है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बीच में। और आपने देखा होगा कि जो ये कनेक्टिविटीज है और जो चिटागोंग पोर्ट का है और कई चीजें हैं, उसको इन्होंने सबोटाज करने के लिए ये कार्रवाई की। साहब NSCN के ये बाकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनकी अपनी ताकत क्या है, औकात क्या है? उनकी औकात क्या है? ये ऑडेसिटी वो कभी नहीं। और मैं आपको बता दूं, अब आपको सुन के हैरानी होगी कि ये NSCN के का तो नाम आ रहा है, लेकिन मणिपुर के अंदर से किस ग्रुप ने इनको सपोर्ट किया है, उस ग्रुप का नाम है पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, जिसका की ताल्लुकात लश्कर तोयबा से है। 3 इनके लोग पकड़े गए थे 2 साल पहले यहां दिल्ली में विद 20 kgs ऑफ RDX। POK से ये ट्रेनिंग करके आते हैं। तो ये जो मेजर जनरल साहब हैं, ये देखो, ये हथकंडे, ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग नहीं, हम सब समझ रहे हैं। आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? और आपका ये एडवेंचरिज्म से क्या मतलब है? हम म्यांमार बॉर्डर पे, हम म्यांमार के सपोर्ट से हम कुछ भी करें तो आपको क्यों दर्द होना चाहिए? आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि इसको एडवेंचरिज्म है? हम हर उस जगह पे जाएंगे, दूंगा आपको, मेरी बात सुन लो, हम हर उस जगह पे जाएंगे जहां पे हमारे खिलाफ, जहां से प्रॉक्सी वॉर चलाया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो हम आपके यहां भी आएंगे। ये एक केवल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था। इंटेंशन बदलने में कितना समय लगता है मेजर जनरल साहब? तो ये बंद करो, ये कैंप, मुझे भी ये कैंप्स बंद करो। ये जिहाद के नाम पे आपके बच्चे नहीं जाते जिहाद में, वो तो अपने, अब मुझे मौका दोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपके बच्चे तो USA UK में होंगे, आपके बच्चे तो USA UK में होंगे। ये मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हैं। तो और मुझे बात करने का मौका दें। जनरल साहब क्विकली, मुझे श्रीकांत जी का बात चल रहा है। बात वही है दीपक कि अगर आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल बोलिए, इसीलिए मैं बोलना कम कर रहा हूं। आप जवाब दीजिए, मुझे श्रीकांत जी के पास जाना है। फिर जी, मैं जवाब सबसे पहले तो ये दूंगा कि जो उन्होंने कहा कि म्यांमार में जो कुछ उन्होंने किया, वो मुझे इस चीज से इत्तेफाक है कि वो आपका और उनका मामला है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। हम उस हद तक इसको कंडेम करते हैं और करेंगे। ये हर एक जो भी सिविलाइज्ड सिटीजन है उसका हक है और उसको करना चाहिए। बाकी इन्होंने फरमाया कि वो ये हमारे यहां भी आएंगे तो हम इनको वेलकम करेंगे और इनको यकीन दिलाते हैं कि पहला कमांडो आकर वापस जाने से पहले आपको रिमोटेस्ट सिटी में हम इंशाल्लाह पैगाम भिजवाएंगे। अगर आप आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या हर चीज में अल्लाह अल्लाह करते रहते हो यार? गैर मुताबिक नहीं पाएंगे, हर चीज में अल्लाह अल्लाह क्या करते रहते हो? हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारी आवाम उस लम्हे बहुत मुश्किल है जब आप हमारी तरफ आओगे। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह बोल रहा है करने के लिए। देखो, सीइंग इज बिलीविंग। सबसे ज्यादा प्रॉक्सी वॉर देखो आपके अंदर, आपने कोशिश की कि अमेरिकन यहाँ पे शहीद के पिताजी बैठे हुए हैं, नहीं हो सकता मेरे भाई। एक शहीद के पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट का आपने बम्बे का स्टेज मैनेजमेंट किया। आप पहले दिन से आप श्रीलंका पे चढ़ दौड़े, आपने मालदीव पे अटैक का प्लान बनाया, आपने नेपाल के साथ क्या किया, आपने मालदीव के साथ क्या किया, बांग्लादेश के साथ बड़ी बात बोली है। वो तो आपकी सैटेलाइट स्टेट है। हसीना वाजद जो है वो बीजेपी की मेंबर हैं, वो आप ही के। देखिए, आपने जो सबसे बड़ी बात बोली है, लाहौर से हमारा लिंक टूट गया है, हम फिर जुड़ेंगे लाहौर से। तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लाहौर से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं PCR से बोलूंगा जल्दी से अपनी टेक्निकल डिफिकल्टी दूर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी उनसे जुड़ सके। जैसे ही उनसे जुड़ेंगे हम फिर वापस लौटेंगे और हम चलेंगे।
तो टुनाइट से दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारा लाहौर का लिंक फेल हो चुका है, लेकिन हम शीघ्र से शीघ्र उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम कर्नल थापर को भी इस डिस्कशन में लाते हैं। कर्नल थापर, क्या हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक कर सकें? कैपेबिलिटी पूरी है। कब इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी और किस जगह पे इस्तेमाल होगी, ये तो उस समय पर निर्भर सिचुएशन पर निर्भर करता है। बाकी मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। जनरल साहब अभी नहीं है, शायद सुन रहे होंगे वहां पे। बलूचिस्तान के लिए वो हमें दोष देते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये टेररिस्ट कैंप्स जो हैं तालिबान के और अल कायदा के टेररिस्ट कैंप जो हैं बलूचिस्तान में, वो किसने बनाए और क्यों बना रहे हैं वो। नंबर 2, आपने आपत्ति उठाई कि हम म्यांमार की सरकार के साथ मिलकर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के सभ्यता के खिलाफ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी फौजें कितनी बार अफगानिस्तान की बाउंड्री पार कर चुकी हैं? कई बार। और वो सभ्य है? बिल्कुल असभ्य है। आपको कोई हक ही नहीं मिलता हमारे को इस तरह की बात सुनाने के लिए। और जहां तक आपका प्रश्न है, ये आने वाली स्थिति पर डिपेंड करेगा। ये कभी भी ना सोचा जाए। जनरल साहब आ गए। जनरल साहब आ गए, इसीलिए जनरल साहब मैं पूछना चाहता हूं। मैं पहली बात कर्नल थापर साहब मैं जोड़ता हूं, मैं पुरानी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। श्रीकांत जी को जोड़ूंगा, लेकिन श्रीकांत जी आपको जोड़ने से पहले मैं जनरल साहब को जवाब देना चाहूंगा। जनरल साहब, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की सोच थोड़ी एक्सट्रीमिज्म वाली है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक सर्वमान्य नेता है, जिसे देश की जनता ने 1 साल पहले प्रचंड बहुमत के साथ एक डिसिसिव मैंडेट के साथ चुना है, ऐसा नेता जिसे पूरा देश प्यार करता है, जो 1 साल से इस देश को चला रहा है धड़ल्ले से, और देश के सामने उसने कई उदाहरण पेश किए हुए हैं, उसे आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोकतंत्र और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना कर लीजिए। आपका लोकतंत्र आईसीयू के अंदर बैठा हुआ है, जुडिशरी उसको कोड़े मारता है और आर्मी ने उसको बंधक बना रखा है। ये आपका प्रजातंत्र और ये हमारा प्रजातंत्र, आप दोनों की तुलना कर लीजिए, उसके बाद आपको हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने का हक होगा। अब मैं आपने जो कहा उस पर जवाब देने के लिए श्रीकांत जी को कहता हूं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, वो आपको बता सकते हैं कि उनकी पार्टी की पॉलिसी एक्सट्रीमिस्ट है या सबको साथ लेकर चलने वाली। श्रीकांत जी। दीपक जी, ये जो आर्मी के पाकिस्तान के जो अधिकारी आपने लाइव टेलीकास्ट पे बिठा रखे हैं, इनसे और आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? वहां आईएसआई जो पाकिस्तानी फौज है, उसको सुबह चाय की जगह नफरत का गिलास देती है भारत के खिलाफ, तो वो नफरत का एक एक गिलास डेली पी कर वो तैयार होते हैं, तो उनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत के प्रति उनका कोई सॉफ्ट व्यवहार रहेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं, पाकिस्तान के जो हमारे अधिकारी हैं, कि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ओथ से पहले नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया था, और अकेले उनको नहीं किया था, सार्क देशों के सभी अध्यक्षों को किया था। एक नए अध्याय की हमने शुरुआत की थी कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद वो सब अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए लगातार बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग, सीमा का उल्लंघन, हमने पाकिस्तान को बॉर्डर पर एक्सपोज किया, हमने पाकिस्तान को यूएन में एक्सपोज किया, हमने पाकिस्तान को सार्क में एक्सपोज किया, और इसलिए बौखलाहट पाकिस्तान की है। और अब हमने सिर्फ ये मैसेज दिया है कि अब वो समय नहीं है कि जब आप गोलियां चलाते रहो और हमारे बीएसएफ के लोग सफेद झंडा दिखाते रहें। अब वो समय है कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो यहां से गोले चलेंगे, और तब तक चलते हैं जब तक पाकिस्तानी फौज बंकरों में नहीं घुस जाती है। तो इसलिए बौखलाहट पाकिस्तानियों की स्पष्ट दिखती है, और ऐसी कायर फौज पाकिस्तान की जो अपने बच्चों का बदला आतंकवादियों से नहीं ले सकती, जो आर्मी स्कूल में जाकर आतंकवादियों उनके बच्चों को भून डाला, ये कायर लोग हैं जो अपने बच्चों का बदला आतंकवादियों से नहीं ले सकते, वो भारत के प्रति क्या सॉफ्ट रवैया रखेंगे, इसकी कल्पना शायद हमको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात दीपक जी, दूसरी बात, ये देश के प्रधानमंत्री जी का विदेश नीति का ये कूटनीतिक विजय है कि भारत के नागरिक
चाहे यमन में फंसते हैं, चाहे इराक में फंसते हैं और चाहे यूक्रेन में विद्यार्थी फंसते हैं, उनको सकुशल भारत लाना, सफलतापूर्वक भारत लाना, ये सरकार ने करके दिखाया है। और हमारी फौज पर अगर कोई अटैक करेगा, हमारी फौज के लोगों को अगर कोई मारने की कोशिश करेगा, तो हम इतनी ताकत भी रखते हैं कि उसके घर में जाकर, उसके कैंप में जाकर हम उसको ठोक देंगे और उसको मौत के घाट उतारेंगे। ये एक मैसेज दिया है दुनिया के लोगों को, आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादियों के आकाओं को। ये तो मात्र शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। बिल्कुल, ये शुरुआत है और ये मैसेज पाकिस्तान को भी है। मेजर जनरल साहब, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं ये सवाल जी, सीधे। अभी मुझे मौका देंगे आप दीपक? बिल्कुल, मौका ही मौका है आपके दीपक, पास। मुझे मौका देंगे? मौका ही मौका है आपके पास। जी सुनिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है जो इन्होंने फरमाया मेरे भाई ने कि जहां आपके शहरी फंसते हैं, आपको उनको हेल्प करना, उनको लाना आपका फर्ज है और वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है, यमन में हमने भी अपने शहरी ऐसे ही वापस लाए हैं। तो ये सब जो हुकूमतें होती हैं, जो भी मुल्क होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है और ये बहुत अच्छा काम किया है। और जहां तक बात आप करते हैं कि आपके दुश्मनों का जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी आप मुकाबला करने का आपको हक है। लेकिन एक बात याद रखें कि अमेरिका की तरह 9/11 की तरह आप अगर ड्रामा करके, जैसे पार्लियामेंट का आपने फैब्रिकेट किया, बम्बे का आपने फैब्रिकेट किया, हमारे बच्चों को आपने भूना, ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि इसमें रा की इन्वॉल्वमेंट है, इसका जो पीछे बेस आप लोग सुबह से उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं और रात तक झूठ बोलते हैं। एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत दे दीजिए। अपने मुल्क के बाशिंदों को गुमराह करने के लिए ये सब ठीक है। का कोई यहाँ पर तजाद नहीं है। ये इसके पीछे भी अपने मुल्क के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आपने एक डॉसियर दिया इंडिया को, आपने एक डॉसियर दिया इंडिया को। आप इतनी जल्दी गुस्से में ना हो, चीखने चलाने से बात जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। सीखने की बात नहीं है, ये भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इनको हटाओ। देखो, हाँ ऐसे है, आपने एक डॉसियर दिया इंडिया को। फिर आपने बात की, मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी, आप मुझे मौका ही नहीं देते हो। आपने 3 लोगों ने 4 लोगों ने बात की, मैं खामोशी से सुनता रहा। उसामा बिन लादेन आपके घर में छुपा हुआ था, वो उसामा बिन लादेन आपके घर में छुपा हुआ था। आप ये बताइए मेजर जनरल साहब, आपने कहा कि भारत ने जो किया, आपने ये कहा कि भारत ने जो किया म्यांमार में वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। भारत में वो हमारे पास इस चीज के सबूत हैं कि भारत ने किया और उस आपने ये कहा कि भारत ने जो किया, स्वागत है, भारत ने जो किया म्यांमार में वो इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है। आपने कहा ना, जो अमेरिका जो म्यांमार में किया वो आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, अमेरिका क्यों? वो इंटरनेशनल लॉज के बारे में ऐसा ड्रामा कर, आप अफगानिस्तान में कितनी बार गए हैं? आपकी सेना, आपकी फौज, पूरी आने वाली नस्लों को इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं बार बार क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप, ना करो, क्या बात करते हैं आप। अमेरिका है, आप अमेरिका नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं है। आप म्यांमार की बात कर सकते हो, ये पाकिस्तान है, म्यांमार नहीं है। ये खुदा के लिए समझो, अगर ये गलती करने जा रहे हो तो मैं आप लोगों को एनालिस्ट नहीं समझता कि आप कोई अकल की बात नहीं कर रहे हो। ये देखो, इनकी झूठ देखो आप। पेशावर में स्कूल में हमला हुआ, कायर लोग हैं, एक मिनट, कायर लोग हैं ये, आतंकवादी के बच्चों को खून देते हैं। सबूत है हमारे पास, आतंकवादी के बच्चों को मारते हैं। ये टीपीपी ने अपने आप कबूल किया है, टीपीपी ने कबूल किया है कि हमने मारे हैं बच्चे। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ जी, वो उन्होंने आपके बिहार हमारे बिहार में क्यों, आप लोग क्या कर रहे थे? वो वही लोग हैं जो आप जिनकी फंडिंग कर रहे हैं, जनरल साहब वहाँ बैठ के ट्यूटरिंग कर रहे हैं। देखिए, आप हर एक बात में जुबान बोलेंगे, हर एक बात में गुमराह नहीं कर सकते। आप बताइए, आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर कितनी बार पार किया? उससे आप इनकार कैसे कर सकते हो? देखो, आप तो ऐसे जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। वो बात दीपक ने शुरू की कि आप इसके खिलाफ हमारी मदद करोगे। भाई क्या बात कर रहे हो? आप मदद करने कहाँ से आगे? आप अपने आप को संभालो, खुदा रहा। अंदर इतनी फॉल्ट लाइन्स है जो हमसे अपनी बात करें, अगर वो मोनोलॉग करेंगे तो हम भी बहुत मोनोलॉग कर सकते हैं। आप खुलासा कर दीजिए कि पेशावर में हुआ क्या था। जनरल साहब, पेशावर में जब अटैक हुआ, उसके बाद उसके ठीक अगले दिन आपके आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ दोनों अफगानिस्तान गए, काबुल गए। वहां जाके वो घानी साहब से मिले, वहां पर क्या बातचीत हुई। उसके बाद आपने ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब चलाया,
तो ज़रबे अज़्ब आप किस लिए, अगर आप जो कह रहे हो, आप तमाम एजेंसियों का जो नाम ले रहे हो, तो आप ये ज़रबे अज़्ब, इसका मतलब होता है कि स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद। आपको तो मालूम होगा, आप अल्लाह का नाम हर सेंटेंस पे लेते हो। बिल्कुल मुझे मालूम है। तो वो स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की तलवार आप अपने ही लोगों पे इस्तेमाल कर रहे हो, और आप हिंदुस्तान की एजेंसियों को गाली दे रहे हो। वो मोहम्मद का तलवार जो है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक देश बना था, और आप मोहम्मद की तलवार, ज़रबे अज़्ब नहीं, उसके दुश्मनों के लिए है। मोहम्मद की तलवार तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? उन्होंने अगर पेशावर में अटैक नहीं किया, उन्होंने अगर पेशावर में अटैक नहीं किया, तो आपने ज़रबे अज़्ब क्यों शुरू किया? पेशावर में ही नहीं, कई जगह पे और किया है। और बताइए कि ये ज़रबे अज़्ब हमारे आप प्रेस को क्यों नहीं अलाउ कर रहे, मीडिया को ज़रबे अज़्ब में? आप दुनिया को बताएंगे कि आप ज़रबे अज़्ब में आप मीडिया को क्यों नहीं अलाउ कर रहे? क्या हो रहा है किसी को मालूम है वहां पे? आप ही के कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि ये ज़रबे अज़्ब नहीं, ये ज़रबे फ़रेब है। आप ये ज़रबे फ़रेब है। इंडिपेंडेंट रिपोर्टर भेजना चाहते हो, आज मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये आप अभी बता दो कि ये ज़रबे अज़्ब का डिटेल मुझे कहाँ मिलेगा? ये देखो, हर दूसरे दिन आप केवल बोल देते हैं 25 मारे गए। आपने कहा कि अफगानिस्तान गए, ये द नेशन की कटिंग है। ये देखिए मेजर जनरल साहब, ये द नेशन की कटिंग है, ये द नेशन की कटिंग है, देख लीजिए। इसका कुछ फायदा नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप कह क्या रहे हो। आपको समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास झूठ बोलने की मशीन है जो आईएसआई ने दी है आपको। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर झूठ की बात है तो मैं यकीनन आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो। ये द नेशन की कटिंग है, जो द नेशन की हेडिंग ये कहती है कि आप अफगानिस्तान गए और आपके आर्मी चीफ और आपके आईएसआई के चीफ दोनों ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए, और अगर आप तालिबान के इन कैंप्स को अफगानिस्तान में प्रोटेक्शन देंगे तो हम आके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको खत्म करेंगे। उन दोनों ने ये कहा था कि नहीं? आप बताइए। अगर म्यांमार के बागी जो हैं, अगर वो तरीके भारत का नाम दे देंगे तो वो क्या आपके लोग बन जाएंगे? तो ये ऐसे ही है कि अगर तरीके तालिबान पाकिस्तान कोई हमारे दुश्मन नाम अपना लेते हैं तो वो क्या हमारे लोग बन जाएंगे? तो आप क्यों चला रहे हैं? और किसके लोग हैं? पाकिस्तान में ज़रबे अज़्ब क्यों चला रहे हैं? आप बताइए ना मुझे। आप नहीं, ये कौन लोग हैं फिर बताइए? तहरीके तालिबान सबके नाम हैं। ये कौन है ये लोग? ये बताइए। तालिबान मेरे भाई, ये आपके प्लांटेड, आपके सपोर्टेड लोग हैं। ये इनको अफगान इंटेलिजेंस और आपकी राह, और ये आप मुझे बताओ, आपकी जो 10-15 काउंसलेट्स हैं अफगान बॉर्डर के साथ, वो कौन सा काम कर रही हैं? वो कौन सा जो हर कौंसलेट किसी देश में करती है, घास काट वही वो कर रही है। ब्रेक के लिए जो आपकी कौंसलेट इंडिया में कर रही है। एक मिनट, इनको कुछ नाम और पते बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी और उसके बाद किस तरीके से भारत ने अपने कदम मजबूती से पसारे हैं, और साथ ही साथ किस तरह से पड़ोसी और देशों को अब सावधान हो जाना चाहिए, खासकर ऐसे पड़ोसी मुल्क जो भारत में आतंक फैलाने की जुर्रत करते हैं या ये कहें जिनके इरादे नापाक हैं, खासकर पाकिस्तान। और इससे पहले डिस्कशन चल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी हरकतें कौन कर रहा है। मेजर जनरल साहब, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप रेडियो मुल्ला को तो जानते हैं ना? आप बोलिए। जानते हैं ना उनको? रेडियो मुल्ला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनका रेडियो सुनते थे ये भी। उनका रेडियो आपने भी सुना होगा। आप जानते होंगे क्योंकि आपका ज्यादा ताल्लुक है उनके साथ। नहीं, आपका ही ताल्लुक है। 2009 में पाकिस्तान सरकार ने रेडियो मुल्ला फजलुल्लाह के सामने सरेंडर करते हुए उसके ससुर सूफी मोहम्मद से समझौता किया था। स्वाब घाटी में शरिया कानून लागू किया जाएगा, सभी मामले शरीयत कोर्ट में चलेंगे, ये समझौता हुआ था 2009 में। ये समझौता हुआ था ना? तो टेररिस्टों के सामने आपने सरेंडर किया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तब बनी थी, तब आपको याद नहीं आया था रेडियो मुल्ला कौन है? भाई, जो पॉलिटिक्स नाम है इसी तरह का कि एक को मौका देकर उसको छोड़ा जाता है, उसको डील देकर। तो क्या यही आदमी है जिसने पेशावर में अटैक किया था? किसने करवाया? यही आदमी है जिसने पेशावर में अटैक किया था मेजर जनरल साहब।
अफवाज पाकिस्तान ने यही आदमी है। आओ स्वात में मैं आपको सैर करवाऊं, मैं वहां पर आपकी जाने की हिम्मत नहीं होगी स्वात में, टेररिस्ट नहीं, आपके जाने की हिम्मत नहीं बात होगी करने स्वात दो। में। आप बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन चीखते बहुत हो, मुझे बात करने दो कि वहां पर आज जो भी आना चाहे वहां पर हर तरह का जो है वो अमन है और किसी का वहां पर चलिए मुबारक हो आपका जाना, मेरे पास टाइम इतना ही है, लेकिन आजकल भारत की तरफ से भी आप क्लोजिंग कमेंट सुन लीजिए मेजर जनरल साहब। मेजर जनरल साहब के पास बोलने का इतना ही वक्त है। इंडियन काउंसलेट का मेहमान है, बहुत बढ़िया, वो उसको वहां बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट आपके लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं वो आपके पास मेहमान है, और जब वापस आया अब झूठ की मशीन शुरू हो गई, कोई उसकी तवाज़ों में कमी बशी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, झूठ की मशीन शुरू हो गई। करते हो इतनी बढ़ चढ़ के, देखो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, मेरी बात सुन लो। हमारे आदमी शुरू हो गई, ये वाजे किया कि नाम किसी प्रॉक्सी में इन्वॉल्व हैं और ना किसी को प्रॉक्सी करने देंगे। श्रीकांत शर्मा जी, किसी ने कोई चलते चलते कोशिश की, चलते आप एक बार करने की कोशिश की, क्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिखा देंगे, तो इसलिए कोई थोड़े से अक्ल की बात करो, दानिश्वरों जैसी बात करो। आप एक तो इनका माइक बंद करो। चलिए ऑडियो डाउन कर दीजिए मेजर जनरल साहब का। इनकी पॉलिसी क्या है? इनकी पॉलिसी है कि इनकी फौज अमेरिकन के साथ दीपक जी, ओसामा बिन लादेन को आतंकवाद आज दुनिया के लिए बड़ी थ्रेट है। पूरे देश को धोखा देते हैं। आतंकवाद ये क्या आ गया और ये किस इंटरनेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं? आतंकवाद जी बोलिए श्रीकांत भाई बोलिए। आतंकवाद आज दुनिया के लिए बड़ी थ्रेट है और दुनिया के तमाम देश आतंकवाद के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर इराक बनना चाहता है, सीरिया बनना चाहता है, और जो मुल्क जो तरक्की पसंद मुल्क हैं वो सब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को तय करना है कि उसको सीरिया बनना है, इराक बनना है, या फिर वहां के अपने लोगों की हिफाजत करनी है या उनको तरक्की करनी है। हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि मित्रता भी चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो जो म्यांमार में हुआ है वो शुरुआत है बस। ये एक स्पष्टता से, विनम्रता से एक संदेश है। चलिए देखिए साहब, देखिए आज आपने पूछा कि पाकिस्तान क्यों बौखला गया है इतना, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि इनको आदत पड़ गई थी कि भारतीय सेना कभी भी इस तरह का ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए बेधड़के ये JNK वगैरह में आके और कार्रवाई करके फिर निकल जाते थे। आज वो बदल गया है, वो पूरी चीज बदल गई है। अब भारतीय सेना ने परस्यूट किया है, हॉट परस्यूट किया आखिर तक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कायराना जो हरकतें हैं कि सिविलियन की ड्रेस में आ गए, छुप के आ गए, बंबई में बॉम्ब लगा दिया, दिल्ली में पार्लियामेंट में बॉम्ब लगा दिया, ये सब कायराना हरकतें हैं। अब इसका जवाब अच्छी तरह से मिलेगा। सब जिहाद और अल्लाह के नाम पे। लेकिन सिंह साहब, सर्जिकल स्ट्राइक्स की अगर बात की जाए, एक मतलब कंक्लूडिंग तौर पे देश में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले जो ऑपरेशंस हुए उसमें या तो जॉइंट ऑपरेशन थे या हम इतने अंदर तक नहीं गए थे, सीमा पर इस तरह के ऑपरेशंस हुए थे। इसके बाद इजराइल और अमेरिका के बाद शायद पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पूरी की पूरी नो कैजुअलिटी हुई है। हमने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, हेलीबॉर्न हुए हैं, हेवी आर्टिलरीज का इस्तेमाल हुआ है, जितने अत्याधुनिक उपकरण हो सकते हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम टेक्निक्स को देखने के बाद क्या देश की जनता जानना चाहती, क्या हम कोई ओसामा बिन लादेन जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे 14,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो इतने बड़े बॉर्डर को मैनेजमेंट के लिए कई जगह अलग अलग नीतियां अपनाई जाती हैं। लेकिन अगर जो हम प्रॉक्सी वॉर का जिस देश से भी हम सामना कर रहे हैं और खास करके पाकिस्तान से, तो प्रॉक्सी वॉर का जो जवाब है वो तो यही है। मुझे इसका और कोई जवाब मुझे तो नहीं दिखता है कि भाई जहां से ये पूरे ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है आप, और ये देखिए ये क्यों ये एम्बार्क किए हैं इस तरह के प्रॉक्सी वॉर पे, कि ये कहते हैं कि एक एंड में कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, दूसरे एंड में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो हम बीच में प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे और हमको कुछ नहीं, हम इम्प्यूनिटी के साथ हम चलते रहेंगे। तो ये इस तरह के प्रिसीजन अटैक ने उसी का जवाब बिल्कुल दिया है और इसी तरह का जवाब देना जारी रहेगा और कोई तरीका नहीं है
और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये चीज कह रहा हूं। तो ये ना आप पाकिस्तान से कभी स्टेटमेंट्स देखना, हर 2 लाइन के बाद वो बोलेंगे कि देखिए हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। वो आपको इस तरीके से वो डराना चाहते हैं कि देखिए हम न्यूक्लियर स्टेट है तो हम प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर। और दूसरी बात है, हर एक चीज के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं 2 मिनट एक्सीड कर चुका हूं। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत ने एक तरह से अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट किया, और शिफ्ट यह है कि कोल्ड डॉक्ट्राइन से अब हम हॉट परस्यूट की नीति पर पूरी तरह से आ चुके हैं, जो एक बड़ा परिवर्तन है। और यहां से फॉरेन पॉलिसी का, हमारी पॉलिसी का, सरकार की पॉलिसी का एक नया टेक ऑफ है, और आने वाले दिनों में क्या होता है ये एक बेहतर भविष्य की तरफ हमें ले जाएगा, यही उम्मीद हमें करनी चाहिए। टुनाइट में दीपक चौरसिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी।